नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीजी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की अपील की, जिसका असर अब पूरे देश में दिखने लगा है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सरकारी खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी है। हमारी दूसरी बड़ी खबर होगी पश्चिम बंगाल से, जहां शुभेंदु सरकार एक्शन में है। एक तरफ कानून व्यवस्था को चुरुस्त दुरुस्त करने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसके अलावा बात होगी तमिलनाडु की, जहां थलपति विजय ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। इसके साथ ही देश दुनिया की हर बड़ी खबरों पर रखेंगे अपनी नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, अपने काफिले में शामिल वाहनों की संख्या की कम। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाए जाने की जताई इच्छा। पीएम की अपील के बाद एक्शन में राज्यों के मुख्यमंत्री। एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले में घटाई वाहनों की संख्या, लोगों से ईंधन की खपत कम करने की अपील। तमिलनाडु में विजय की सरकार फ्लोर टेस्ट में पास। टीवीके के समर्थन में पड़े 144 वोट, विरोध में सिर्फ 22 वोट। डीएमके ने फ्लोर टेस्ट से पहले किया वॉकआउट। ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत तैयार। नई दिल्ली में कल से होगा भव्य आयोजन। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी होंगे शामिल। और पश्चिम एशिया में संकट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल का माहौल। लगातार तीसरे दिन भी कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, शेयर बाजार भी प्रभावित। और पश्चिम एशिया में जारी संकट और कच्चे तेल की आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच भारत सरकार अब ईंधन बचत और खर्चों में कटौती को लेकर गंभीर कदम उठाती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में देशवासियों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील की थी। अब प्रधानमंत्री ने खुद भी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की रणनीति अपनाते हुए इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अपने आधिकारिक काफिले का आकार कम कर दिया है। खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री के हालिया गुजरात और असम दौरों के दौरान उनके काफिले में शामिल वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय कमी की गई। पीएम मोदी की अपील के बाद अब कई राज्यों की सरकारें भी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। मसलन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली समेत कई राज्यों ने सरकारी काफिलों और वाहनों के इस्तेमाल को सीमित करने के फैसले लिए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाते हुए सीएम और मंत्रियों की फ्लीट में तकरीबन 50% तक की कटौती के निर्देश दे दिए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि काफिलों से अनावश्यक यानी कि जरूरत जिन वाहनों की नहीं है उसे हटाया जाए और सरकारी बैठकों में वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्चुअल मीटिंग को बढ़ावा दिया जाए। लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है कि कम ईंधन का इस्तेमाल किया जाए, उस दिशा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई कदम उठाए हैं। उधर मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटा दी है। अब मुख्यमंत्री के काफिले में जहां पहले 13 वाहन होते थे, अब सिर्फ 8 वाहन ही शामिल होंगे। वहीं राजस्थान सरकार ने भी प्रधानमंत्री की अपील के बाद ईंधन बचत को लेकर कुछ अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटाने के साथ ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि वो न्यूनतम वाहनों का इस्तेमाल करें, जितना ज़रूरत है उतने वाहनों का इस्तेमाल करें और बेहतर हो कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अनावश्यक ईंधन खपत से बचें। वहीं दिल्ली सरकार ने भी सरकारी कामकाज में वाहनों के इस्तेमाल को सीमित करने का निर्णय लिया है। यानी प्रधानमंत्री की अपील के बाद तमाम राज्य सरकारों और मुख्यमंत्रियों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सबसे पहले तो सभी ने अपने वाहनों, अपना जो काफिले में जितने वाहन शामिल थे उसमें कटौती की। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों से भी एक आग्रह किया जा रहा है कि वो ईंधन की बचत की दिशा में कई कदम उठाएं, जिनका एक बड़ा असर होगा कि जब जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री अपने स्तर पर इस तरह के कदम उठाएंगे तो जनता भी लगातार उस तरफ आगे बढ़ेगी और कई प्रयास करेगी, जिसमें जो प्रधानमंत्री की एक बड़ी अपील रही है ईंधन के कम इस्तेमाल को लेकर, ज़रूरत ना हो तो सोने की खरीद पर भी कटौती करें, ना खरीदें। इस तरह का जो 1 साल तक यानी जो
पश्चिमी एशिया में जिस तरह का संकट इस समय है, उसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने एक बड़ी अपील देश की जनता से की है। उसका बड़ा असर यही दिखाई दे रहा है कि तमाम राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने अपने एक तरह से काफिले में कटौती की है। अपने कैबिनेट के तमाम मंत्री जो हम देख रहे हैं, कहीं मध्य प्रदेश के मंत्री हैं जो ई रिक्शा से जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि कई मंत्रियों ने साइकिल से अपने काम के लिए जा रहे हैं और अलग अलग वर्ग में कहीं वकीलों को हमने देखा कि उन्होंने अपने वाहनों को ईंधन की बचत के लिए इस समय के लिए त्याग दिया है, तो वो साइकिल से कोर्ट तक जा रहे हैं। तो इस तरह के कई ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने वाहनों के काफिले में कटौती की है। अपने काफिले में वाहनों की संख्या पहले के मुकाबले आधे से भी कम कर दिया है। आज अमित शाह के काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां नजर आई। पीएम की पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील पर अमल करते हुए ये फैसला लिया गया है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से अनुज यादव और भोपाल से श्रेयस जुड़ रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम अनुज के पास ही जाएंगे। अनुज हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। हम जिस तरह से लगातार आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से हालिया अपील ने देश भर में एक नई चर्चा छेड़ दी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 1 साल तक गैर जरूरी सोने की खरीदारी टालने, विदेशी यात्राएं कम करने और जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की है। ये बड़ी अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दिल्ली सरकार ने भी सरकारी कामकाज में वाहनों के इस्तेमाल को सीमित किया है। अनुज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, भोपाल से श्रेयस जुड़ गए हैं हमारे साथ। अनुज, सबसे पहले आप ही से, प्रधानमंत्री ने एक बड़ी अपील की और उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने खुद की अपने काफिले में कटौती करते हुए और एक बड़ा उदाहरण पेश करते हुए, और उन्होंने एक जो सूत्रों से खबर आ रही है अब उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन जुड़ेंगे, तो एक अपील की जिसका असर दिखाई दे रहा है। हम तमाम राज्यों से देख रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्रियों ने भी कुछ बड़े कदम उठाए हैं, तो इसका असर अब जमीन पे जनता के बीच दिख रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर इस समय जो वैश्विक संकट बना हुआ है, उस वैश्विक संकट का असर भारत पर ना हो, इसलिए ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है वो सिर्फ अपील नहीं बल्कि अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। ऋतु, हम जानते हैं कि जब कोई इस तरह के बड़े फैसले लिए जाते हैं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा उदाहरण जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं उन्हें जनता के सामने पेश करना होता है। और खुद इसकी सबसे बड़ी और सबसे पहले पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो निश्चित तौर पर जो वैश्विक एक संकट बना हुआ है, ये कब तक बनेगा ये तो निश्चित तौर पर इसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी से उसका कोई असर भारत पर ना हो, देश की जनता पर ना हो, इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए बार बार इस बात को कहा है कि तेल की कोई अभी कमी देश के अंदर नहीं है, कोई संकट नहीं है। एलपीजी की सप्लाई लगातार देश के लोगों को हो रही है, लेकिन जब भी इस तरह की चुनौतियां पैदा होती हैं, इस तरह के संकट पैदा होते हैं, तो ये एक दूरदर्शी सोच, नीति और नियत का एक सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है कि आप पहले से ही तैयारी कर लें। और सबसे बड़ी बात है कि देश की जनता हमेशा ऐसी चुनौतियों में हमेशा एक जन आंदोलन के रूप में अपना सहयोग देती रही है। और सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना का रहा है। आने वाले समय में वैश्विक संकट की क्या स्थिति होगी, पश्चिम एशिया की क्या स्थिति होगी, लेकिन भारत के पास आज वो इस तरह की स्थितियां हैं कि वो उनसे बच सकता है। लेकिन सिर्फ आपको अपने राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाना होगा। और निश्चित तौर पर इस जन आंदोलन के माध्यम से जनता से अपील की गई है कि वो अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी को निभाएं। और उसका असर ऋतु देश की सड़कों पर, देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिला है। हमने अभी अब तस्वीरों के माध्यम से देखा कि हाई कोर्ट के जज साइकिल से जा रहे हैं, मंत्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो जितना अपना अहम योगदान दे सकता है उसको देना चाहिए इस समय पर। और निश्चित तौर पर भारत मजबूती के साथ ऐसे विश्व संकट में भी खड़ा रहेगा और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनी रहेगी। लेकिन निश्चित तौर पर
जिस तरीके से पहले देश की जनता ने अपना योगदान दिया, उसी तरह का योगदान अब एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अनुज, पश्चिम एशिया में जो इस समय हालात बने हुए हैं उसका एक बड़ा असर दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर थोड़ा बहुत पड़ना शुरू हो चुका है, और उसी का अंदाजा लगाते हुए भविष्य में इस तरह के संकट ना बढ़े हो, उसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने अपील की, जिसका असर दिखाई दे रहा है। श्रेयस, मध्य प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं, एक तो वो भी आप बताएं। साथ ही साथ हमने देखा कि मध्य प्रदेश में मंत्री ई स्कूटर से भी जाना शुरू कर रहे हैं, तो सड़कों पे क्या एक बड़ा परिवर्तन दिखने लग गया है? जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है उसका असर अब मध्य प्रदेश में दिखने लगा है कहीं ना कहीं। अभी हम मुख्यमंत्री निवास के पास खड़े हैं और हमारे ठीक पीछे अब से हो सकता है 1 या 2 मिनट में मुख्यमंत्री का जो कारकेट है वो यहाँ से निकलेगा, और शायद हम दिखाने के भी, देखिए मुख्यमंत्री का कारकेट निकल रहा है। गाड़ियां कम हुई हैं, जो गाड़ी पहले 12 से 15 गाड़ियां रहती थी कारकेट में, अब वो मात्र जो है 7 से 8 रह चुकी हैं, और मुख्यमंत्री ने खुद जो है अपने कारकेट की गाड़ियां जो है वो कम की हैं। इसके साथ साथ सभी जो कैबिनेट के मंत्री हैं, जो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, जो अभी मध्य प्रदेश में निगम मंडलों की भी सूची आई है, उसमें दर्जा प्राप्त मंत्री जो है वो पदभार ग्रहण करने के लिए तमाम जो है काफिलों से भी आया करते थे, लेकिन उनको भी मना किया गया है साफ तौर पर, और ये निर्देश दिया गया है कि वो कारकेट या फिर भारी रैली के साथ ना आए अपना पदभार ग्रहण करने के लिए, और मंत्री इसको मान भी रहे हैं। कल भी कई जगह पर, तमाम ऐसी जगह पर देखा गया जहां मंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर कोई जो है इलेक्ट्रिक रिक्शा से पहुंच रहा था, कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी से पहुंच रहा था। तमाम जो विधायक और सांसदगण थे वो भी जो है इलेक्ट्रिक रिक्शा और स्कूटी का चयन कर रहे थे। इसके साथ साथ मोहन यादव ने खुद तो अपने कारकेट की गाड़ियां कम ही की, और उनके जो मंत्रिमंडल में सदस्य हैं उन्होंने भी की। इसके साथ साथ सारे जो अधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि वो जो है ऑफिस आने के लिए, दफ्तर आने के लिए, मंत्रालय जाने के लिए जो है वो एक संगठित तौर पर 2-4 लोग एक ही गाड़ी में जाएं, और जो इंडिविजुअल गाड़ी का यूज है उसको बिल्कुल उसको थोड़ा से उस पर लगाम देने के भी निर्देश दिए गए हैं। जी श्रेयस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने की लगातार एक तरह से एक सुझाव दिया जा रहा है जनता से भी कहा जा रहा है कि अगर एक घर में 4 गाड़ियों में 4 लोग निकलते हैं तो इसको सीमित किया जाए। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर एक बड़ा दबाव दिखता है। कितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करके जनता ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके, उस दिशा में क्या काम किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश, अगर स्पेसिफिकली पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर पहले से दुरुस्त है। अभी कुछ महीने पहले भोपाल में अगर बात करें तो मेट्रो का भी उद्घाटन हुआ। इंदौर में बात करें तो इंदौर में भी मेट्रो जो है वो यथावत चालू है, और हर जगह जो लोग हैं वो भी काफी जो है अब सरकार की बात और प्रधानमंत्री की जो अपील है उसको मान रहे हैं, लागू कर रहे हैं। जो लोग हैं वो ट्राई कर रहे हैं और कि साइकिल से वो दफ्तर आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक स्कूटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो पेट्रोल है उसको बचाया जा सके। और प्रधानमंत्री का जो एक आह्वान है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति की जो पेट्रोल है उसको कैसे बचाया जाए, तो उसमें मध्य प्रदेश की जो जनता है वो पूरी तरीके से सहभागिता कर रही है। जी अवधेश कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शामिल है इस चर्चा में। अवधेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी अपील की, मुख्यमंत्रियों ने जिस तरह से अपने काफिलों में कटौती की है, सरकारी कामकाज में ऑनलाइन या फिर वर्चुअल मीटिंग्स की तरफ उनका ज्यादा जोर है, ये तमाम एक बदलाव दिख रहे हैं। उस पहल का एक असर दिखाई दे रहा है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में कटौती के साथ की है। लेकिन बड़ा असर कब माना जाएगा इस पूरी अपील का? जनता से किस तरह की उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और क्या जब इतनी बड़ी अपील की है तो क्या संकट ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए भारत में कोई संकट नहीं है। इस अपील को इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि हमारा देश किसी संकट में फंस गया है, बल्कि आने वाला जो संकट, संभावना हो सकती है संकट की, उससे पहले से हम तैयारी रहे उससे निपटने की। क्योंकि ये सारे कदमों का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा जो विदेशी मुद्रा है उसमें ज्यादा से ज्यादा बचत करना, क्योंकि विदेशी मुद्रा हमारे भविष्य के सारे संकटों की सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार होता है।
तो अब जैसे अब पेट्रोलियम का जो अब हमने आयात किया था पिछली बार, तो डॉलर में आप देखेंगे तो 137.7 अरब डॉलर हमने खर्च किया है। सोने के आयात पर 72 अरब डॉलर खर्च किया है। अगर इन्हीं को जोड़ दिया जाए तो जो 680 अरब डॉलर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, उसका 35% से ज्यादा तो यही खर्च हो जाता है। इस बार जिस ढंग से रेट बढ़ रहा है, अगर रुपए के हिसाब से देखिए तो 11,40,000 करोड़ रुपया पिछले बार हमने तेल पर खर्च किया, इस बार 17 लाख करोड़ हो जाएगा जिस ढंग से बढ़ता जा रहा है। उसके हिसाब से आपका फॉरेन रिजर्व जा रहा है। तो प्रधानमंत्री की अपील है कि आने वाले समय में, चूंकि जो खाड़ी युद्ध है, केवल खाड़ी युद्ध तो नहीं है ना, उसके कारण दुनिया में संकट बढ़ा है। यूक्रेन युद्ध से पहले से संकट है और अमेरिका यूरोप के बीच तनाव बढ़ रहा है। और इस समय कोई वैश्विक संस्था नहीं है जो कि शांति स्थापित करके दुनिया की व्यवस्था को ठीक कर सके कि तेल की सप्लाई सही रहे, डॉलर का मूल्य ज्यादा ना बढ़े। इसके लिए कोई शक्ति है नहीं दुनिया में। तो ये उथल पुथल के दौर में किसी भी देश को भविष्य का ध्यान रखते हुए कई कदम उठाने पड़ते हैं। तो अनेक कदमों में से प्रधानमंत्री जी ने ये 2 अपील की है। ये अभी अपील है, किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि देश को स्वयं इसके लिए तैयार होना चाहिए कि आपको आवश्यकता नहीं है तो आप विदेश यात्रा नहीं करिए, आवश्यकता है तो जाइए। आपको आवश्यकता नहीं है, अगर मान लीजिए देश में शादी विवाह में ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन जो अब भारी मात्रा में सोने का, चीन के बाद 471 टन जो है सोना हमने पिछले वर्ष आयात किया है। दुनिया में दूसरा हम सोना के आयातक देश हो चुके हैं, जबकि उसकी बहुत उपयोगिता जीवन में नहीं है, सोना घर में पड़ा रहता है, तो उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होता है। तो कुल मिला के यह स्थिति है। इसमें जो विपक्ष और बाकी कर रहा है, जैसे देश में कोई संकट हो गया हो, इस समय भारत में कोई संकट नहीं है। हमारा फॉरेन रिजर्व ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ये बड़े संकट का जब दुनिया में रूप लेगा तो हमको उसके लिए पहले से तैयारी करने की आवश्यकता है। अब सबको दिखाने पड़ेगी, सिंबॉलिक से नहीं होना है केवल ये सिंबॉलिक से केवल नहीं होना है, लॉन्ग टर्म भी आगे चलेगा कि हम तेल पर कैसे हमारी निर्भरता घटे और इस देश में सोना रखने की खरीद कर जो लोगों के अंदर एक लालसा बनी हुई है उस पर कैसे रोक लगाया जाए। तो बिल्कुल अवधेश जी, सिंबॉलिक ना हो शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि साल भर तक आप लोग ना करें। साथ ही साथ अवधेश जी, आपने भी विपक्ष का जिक्र किया। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री की इस अपील को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। क्या इससे पहले अतीत में भारत में जब इस तरह के संकट या किसी भी वैश्विक संकट का कुछ बड़े असर की संभावना का आशंका को देखते हुए क्या भारत में नेतृत्व ने कभी इस तरह के फैसले नहीं लिए क्या? नहीं, इससे ज्यादा कठोर फैसले लिए गए थे। 1990-91 का जो खाड़ी युद्ध था, उस समय तो लोग जो है गाड़ी तो उस समय कम थी, लेकिन तब भी उसी में पूरे देश में कटौती हुई थी। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे उसमें कटौती हुई थी, जो डीजल पर चलने वाले रेल थे उसमें कटौती हुई थी, जो उस समय हवाई कम थे उसमें हुई थी। और उस समय तो हमारा इतना क्राइसिस बढ़ गया था थोड़ा नहीं संभालने के कारण कि जब मनमोहन सिंह सरकार के आने के पहले ही 47 टन सोना हमको गिरवी रखना पड़ा था चंद्रशेखर जी के समय में विदेशी मुद्रा के लिए। और जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने, नरसिंहा राव की सरकार थी, तो आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 1.5 महीने के अंदर 67 टन सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा था ताकि 4,000 करोड़ डॉलर हम जो है कर्ज लेने के लिए हो जाए। तो इस स्थिति से देश गुजरा है। आलोचना किस बात की हो रही है? जिनको चलना है, अगर विपक्ष को 5 गाड़ी के साथ चलना है वो चले, कोई नियम नहीं बनाया गया है। देश की एक जिम्मेवारी के तहत जो कुछ दुनिया में हो रहा है और अन्य देशों में घटित हो रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने, और कोई बड़ी अपील भी नहीं है भाई, आपकी आवश्यकता नहीं है। अब कोई हर चुनाव के बाद या चुनाव के बीच में विदेश की यात्रा करते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं अच्छा खाना खाने की इच्छा है तो लंदन चले जाओ, उनके पास पैसे हो गए हैं, लेकिन वो खर्च तो विदेशी मुद्रा होता है ना। प्रधानमंत्री ने इससे पहले क्या अपील की थी कि शादियां अपने देश में करिए, उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होता है। प्राइम मिनिस्टर ने 1 साल पहले ये अपील की थी कि शादियों पर जो विदेश में जाके खर्च करते हैं वो अपने देश में करिए। वेडिंग डेस्टिनेशंस के लिए आप बाहर जाते हैं, वो वेडिंग डेस्टिनेशंस जी, वो वेडिंग डेस्टिनेशंस आप देश के भीतर आप उसे मनाइए तो आपका पैसा, देश की मुद्रा बाहर नहीं जाएगी। इसकी अपील भी प्रधानमंत्री ने की थी। अवधेश जी, हमने देखा इस समय भारतीय जनता पार्टी एनडीए नीत देश के ज्यादातर राज्यों में सरकारें हैं। प्रधानमंत्री की इस अपील का
एक बड़ा असर होगा। दूसरी तरफ क्या आप मानते हैं कि जब देश के नेतृत्व का एक भावनात्मक जुड़ाव अगर जनता के साथ है तो देश हित में की गई इस तरह की अपील को एक उसमें आलोचना कम ढूंढनी चाहिए शायद विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी है। अगर देश किसी तरह के संकट की आशंका को भांप रहा है, उस तरफ कुछ कदम उठाना चाहता है, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष को इस कदम के साथ आना चाहिए? रितु जी, ऐसा है कि मैं यही तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा क्या है जिससे किसी को बिलबिलाहट हो रही है? उन्होंने तो किसी को रोका नहीं है, वो तो जस्ट एक अपील है कि भाई आने वाले समय में समस्या हो सकती है, और पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील कौन नहीं कर रहा है? पर्यावरण की दृष्टि से भी जो लोग पर्यावरण पर काम करते हैं वो क्या नहीं कहते हैं कि हमको कैसे चलना चाहिए, कैसे किफायती जीवन जीना चाहिए जिससे कि हमारा पर्यावरण संकट न बढ़े? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष जो है, विपक्ष ने समझने की कोशिश नहीं की है कि आप विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो, राष्ट्रीय जिम्मेवारी सबकी होती है। अगर दुनिया क्राइसिस में फंस रही है, क्राइसिस कोई एक दिन दो दिन का नहीं है। इसमें अगर कोई ओपेक से बाहर आ रहा है, ओपेक अपना नियम लागू नहीं कर रहा है, तो ये सब एक दिन का क्राइसिस थोड़े है। जो बने बनाए ढांचे थे विश्व के तेल सप्लाई के, बाकी के, इस समय तो दुनिया में भी जो गोल्ड का मार्केट है या जो शेयर मार्केट है, धीरे धीरे उसके जो कंट्रोल करने वाले जो वर्ल्ड लेवल की जो संस्थाएं रही वो कमजोर पड़ रही है, नहीं कर पा रहे हैं। तो चीजें हाथ से निकल रही है इस समय। वो तो विपक्ष के लिए भी उतना ही है कि कल उनके पास अगर पैसे कम होंगे और तो उन क्या करेंगे, वो कैसे अपना काम चलाएंगे? बिल्कुल अवधेश जी, और समय बहुत बीता नहीं है। जब हमने कोविड के संकट को देखा और देखा कि 140 करोड़ की जनता ने किस तरह से कोविड के उस संकट को एकजुट होकर तमाम उन कदमों, उन अपीलों के साथ एक साथ जुड़ते हुए उसको हमने एक तरह से उस कोविड के दौर को निकाला है। आज एक बार फिर एक आशंका जताई जा रही कि पश्चिम एशिया का संकट जो है आने वाले समय में बड़ा हो, तो उसके कोई दूरगामी असर ना हो, उन असर को भांपते हुए उसे कम करने के लिए, देश की जनता को कम से कम तकलीफ हो, उसे लेकर प्रधानमंत्री ने एक बड़ी अपील की है। इस अपील का हालांकि तमाम राज्यों में मुख्यमंत्रियों और उनके कैबिनेट के साथियों और मंत्रियों में एक असर दिख रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही वो असर जनता के बीच में भी दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज आपका भी, श्रेयस आपका भी। और पश्चिम एशिया में ही संकट के लंबा खिंचने की आशंका के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चिंता बनी हुई है। मंगलवार को भी अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी गई, वहीं शेयर बाजारों में गिरावट आई। ब्रेंट नॉर्थ सी क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI दोनों ही 3% से अधिक बढ़े, जिससे तेल बाजारों में सुधार दिखा। इस बीच अमेरिका के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ताजे आंकड़े सामने आए हैं। अप्रैल में CPI में 3.8% की बढ़ोतरी हुई, जो मार्च में के 3.3% से अधिक है। ये पिछले 3 वर्षों में सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है। वॉल स्ट्रीट के प्रमुख शेयर सूचकांक मंगलवार को गिर गए, जबकि डॉलर की कीमत में वृद्धि हुई। वॉल स्ट्रीट पर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 56.09 अंक बढ़कर 49,760.56 पर पहुंचा, जबकि S&P 5,011.88 अंक गिरकर 7,400.96 पर और नैस्डैक कंपोजिट 0.71% गिरकर 26,088.20 पर बंद हुआ। सेमीकंडक्टर इंडेक्स में 3% की गिरावट आई, जो मंगलवार को रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गया था। और मीडिया प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। उस एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना EMI भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज राज्य विधानसभा में शपथ ली और सबसे पहले भवानीपुर से विधायक के रूप में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण की। विधानसभा भवन में प्रवेश करने से पहले शुभेंदु ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। इसके बाद पूजा अर्चना कर उन्होंने शपथ ली। शुभेंदु अधिकारी के बाद दिलीप घोष, निशित प्रमाणिक, खुदीराम डूडू और अशोक कीर्तनिया समेत अन्य विधायकों को स्पीकर तापस राय ने शपथ पाठ करवाया।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जब विधानसभा सत्र के लिए पहुंचे तो विधानसभा परिसर में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। इस भव्य और गरिमामयी समारोह के दौरान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षा बलों के जवान तैनात रहे। सीएम शुभेंदु अधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। विधानसभा पहुंचने पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। जिन मामलों में लापरवाही पाई गई है उनकी दोबारा जांच की जाएगी। साथ ही उस समय दर्ज शिकायतों और जनरल डायरी की भी फिर से जांच होगी। राज्य पुलिस ने सभी थानों में रखे हथियारों और गोला बारूद का सत्यापन 15 मई तक पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। इसके बाद 16 मई से अवैध हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों के खिलाफ 2 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो ये कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं शुभेंदु सरकार में। शुभेंदु सरकार पूरे तरीके से एक्शन में दिखाई दे रही है। कानून व्यवस्था पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। राजनीतिक हिंसा को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए शुभेंदु सरकार ने 2021 में जो घटनाएं हुई हैं उनको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में शामिल है कि 2021 विधानसभा चुनाव के बाद की हिंसा की एक बार फिर से जांच होगी। सभी मामलों की फिर से जांच की जाएगी। इसके सख्त निर्देश शुभेंदु सरकार ने दिए हैं। तो एक तरफ कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर शुभेंदु सरकार का एक्शन जारी है। नगरपालिका घोटाले में ईडी तेजी से कार्रवाई कर रही है। इस मामले में आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस नेता सुजीत बसु ने नगरपालिका में भर्ती के लिए करोड़ों की उगाही की थी। नगरपालिका घोटाले में तृणमूल कांग्रेस नेता सुजीत बसु गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। सुजीत बसु को 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। नगरपालिका में भर्ती के लिए पैसे लेने का एक बड़ा आरोप सुजीत बसु पे है। पीएमएलए कोर्ट ने सुजीत बोस को ईडी हिरासत में लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ही सुजीत बोस को ईडी के कई नोटिस मिले थे। चुनाव के बाद बोस 1 मई को सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी के समक्ष पेश हुए थे। घोटाले के आरोप के बाद बोस और उनके बेटे के स्वामित्व वाले ठिकानों की 2 बार तलाशी ली गई। जांचकर्ताओं ने दावा किया कि तलाशी अभियान के दौरान मामले में संलिप्तता दिखाने वाले दस्तावेज बरामद हुए हैं। उनके बेटे ने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। आप सबको मालूम है कि प्रेडिकेट ऑफेंस में उनका नाम नहीं है, फिर भी ईडी अपना जो वक्तव्य है उन्होंने कोर्ट पे रखा है। अभी सब जुडिस मैटर में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। वी हैव ऑलवेज कोऑपरेटेड विद इन्वेस्टिगेशन। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते ही जमीनी स्तर पर असर दिखने लगा है। ट्रक चालकों और लॉरी मालिकों को अवैध वसूली से राहत मिलनी शुरू हो गई है। ममता बनर्जी सरकार के शासन में हाईवे के बाहर भी ट्रक चालकों को कट मनी देनी पड़ती थी और कुछ इलाकों में तो 100 से लेकर 1000 रुपए तक की वसूली की जाती थी। कई बार आइनुल हक और मणिदीपा एंटरप्राइज जैसे नामों के तहत वसूली की जाती थी। ट्रक एसोसिएशन का दावा है कि यह अवैध वसूली तृणमूल नेताओं तक पहुंचती थी और इस वसूली को भाईपो टैक्स के नाम से जाना जाता था। विरोध करने पर ट्रक चालकों से मारपीट की जाती थी। राज्य में सत्ता पलट होते ही
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 72 घंटे के भीतर इस मामले में सख्त कदम उठाया है। उन्होंने राज्य भर में अवैध टोल टैक्स और ड्रॉप गेट बंद करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने गाइडलाइन जारी की, जिसमें बिना सरकारी अनुमति के चल रहे सभी टोल गेट्स को तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन को अवैध वसूली केंद्रों को चिन्हित कर हटाने और नए टोल केंद्रों पर निगरानी रखने के आदेश भी जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने यह भी आदेश दिया कि वैध और अवैध सभी टोल केंद्रों की सूची 15 मई तक जमा की जाए। और जो बड़े परिवर्तन शुभेंदु सरकार में दिखाई दे रहे हैं, उसी पर और विस्तार से बात करने के लिए सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं, एक्शन में दिखाई देती है शुभेंदु सरकार, जिसमें 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद के जो मामले हैं उनकी एक बार दोबारा जांच, ये एक बहुत बड़ा फैसला दिखता है शुभेंदु सरकार का, क्योंकि पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, ये कहा जा रहा है 2021 से। रितु जी, देखिए, शपथ लेने के बाद 72 घंटे ही बीते हैं और 72 घंटों में ऐसे बहुत सारे कदम उठाए गए हैं जो वाकई में पूरे बंगाल की जनता बता रही है कि परिवर्तन असल में दिख रहा है। पहले तो यह है कि 2021 की जो पोल वायलेंस हुआ था, 2021 की पोल वायलेंस में बहुत सारे एफआईआर दर्ज हुए थे और वो एफआईआर की संख्या 1500 से भी ज्यादा था, लेकिन उसमें सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके तहत जो पीड़ित थे उनको हाई कोर्ट जाना पड़ा। लेकिन भाजपा की सरकार ने साफ कहा है कि 2021 की पोल वायलेंस में जितने भी एफआईआर दर्ज हुए हैं, सभी एफआईआर के तहत कदम उठाना पड़ेगा और इसके लिए निर्देश भी गया है। और साथ ही साथ जो लोग कंप्लेन किए थे लेकिन उनकी कंप्लेन लिए नहीं गए थे, जीडी जो भी है उसको एफआईआर में कन्वर्ट नहीं किया गया था, उन मामलों में भी कदम उठाने के लिए एकदम टाइमलाइन तय कर दिया है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने। और साथ ही जितने भी राज्य में इलीगल आर्म्स हैं, जितने भी गोला बारूद है, वो सब रिकवर करने के लिए इंस्ट्रक्शन गया है। गाय तस्करी, कोयला तस्करी जो चल रहा है, वो सब हटाने की बात कही जा रही है। और 16 मई से 2 हफ्ता का एक अभियान भी चलेगा, जिसमें ये इलीगल आर्म्स और जो गोला बारूद है वो सब रिकवर किए जाने के लिए पुलिस प्रशासन को कहा गया है। और साथ ही साथ जो घुसपैठिया है उनके लिए इलीगल माइग्रेंट्स जो है बॉर्डर एरियाज में, इसके लिए बीएसएफ के साथ नियमित बैठक करने की बात की गई है। और उस बैठक में क्या हुआ, क्या नतीजे निकल के आए, उसकी रिपोर्ट पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके पास पहुंचाने की आदेश दिया गया है। और ये जो टोल टैक्स था, जिसको ट्रक ड्राइवर्स जो है या फिर जो ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन है, वो एक तरीके से इसको भाइपो टैक्स कहते थे, क्योंकि ये जो टैक्स लिया जाता था, ये वो नहीं है कि राज्य स्टेट हाईवे या फिर नेशनल हाईवे में जैसा टोल प्लाजा होता था। ये हर जिले में, आप अगर जिले में किसी शहर में अगर आप प्रवेश करते हो तो वहां पे एक टोल बैठाया दिया गया था एक डंडे के साथ, और कुछ लोग बैठते थे और 100, 200, 400, 1000 रुपए का पर्ची काटता था। यहाँ तक के जो व्यक्तिगत व्हीकल्स है उनसे भी पैसे लिया जाता था। तो इसके लेकर बहुत सारे खबर सोशल मीडिया पर हुआ। जब इस बारे में लोकल अथॉरिटीज को पूछा जाता था, तब वो कहते वो कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि कुछ करते भी नहीं थे, कुछ बोलते भी नहीं थे। तो ये जो जितने भी ऐसे अवैध टैक्स है, ड्रॉप गेट है, टोल टैक्स है, सबको हटाने के लिए मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने एक सर्कुलर जारी किया है। और अभी की सबसे बड़ी लेटेस्ट आपको दे दूं, विधानसभा में आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सहित जो नवनिर्वाचित जो विधायक हैं, उन्होंने सबने शपथ लिया। तो वहां से निकलने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री का जो आदेश है वो सर आंखों पर, और उन्होंने कहा है कि उनकी जो कन्वॉय है, उस कन्वॉय से जो भी गाड़ी है, उन गाड़ी को जो जरूरत नहीं है, उन गाड़ी को घटाने की उन्होंने आदेश दिया है। और वैसे भी सरकारी दफ्तर में कहा गया है कि जितने भी गाड़ी की खर्च कम हो वो देखा जाए,
कि जितना जरूरत हो उतना ही गाड़ी इस्तेमाल किया जाए। ये बात मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा से निकलने के बाद ये बात कहा है। और एक बात और कह दूं कि वो भवानीपुर के विधायक होंगे, नंदीग्राम का सीट वो छोड़ने वाले हैं, ये भी आज साफ हो गया है। वो भवानीपुर के ही विधायक रहेंगे, नंदीग्राम का सीट वो छोड़ेंगे और उसमें बाई इलेक्शन होगा। ऋतु जी। सौरभ, जिस तरह से आपने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उन मुख्यमंत्रियों में शामिल हो गए जिन्होंने अपने पूरे काफिलों में कटौती की है प्रधानमंत्री की उस अपील के बाद, और तमाम और कदम उठाए जा रहे हैं। एक बार फिर वापस लौटते हैं जिस तरह से वो तमाम एक्शन मोड में जो शुभेंदु सरकार दिखाई दे रही है। हम जानते हैं चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया था और उन्होंने जब एक तरह से संदेश दिया था पश्चिम बंगाल की जनता को, उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका हिसाब। सबका हिसाब में जिस तरह से 21 के विधानसभा चुनावों की बात की जा रही है, उसमें जो हिंसा हुई उस पर कदम उठाए जा रहे हैं। टोल टैक्स को अवैध टोल टैक्स को लेकर जो कदम उठाया गया है। लेकिन सौरभ, बड़ा सवाल ये है, अवैध टोल टैक्स, कटमनी जैसी जो एक व्यवस्था थी, ये सिर्फ ममता सरकार में बढ़ी होगी, लेकिन ये पहले से चली आ रही है। ये पश्चिम बंगाल के एक प्रशासन का हिस्सा हो गई थी। उसको दूर करने में, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के लिए बड़ा एक तरह से चुनौती यह है कि किस तरह से उस व्यवस्था में पूरा परिवर्तन किया जाए। इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया था एक लंबे समय। देखिए, बिल्कुल ये ऋतु जी, देखिए ये इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था और इसको आप मानिए कि ये कैसे हुआ। गवर्नमेंट के वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो स्टैट्यूटरी रूल्स है उसके खिलाफ जाकर जो लोकल बॉडीज है वहां से टेंडर निकलता था। टेंडर किसी कहीं पे कोई आइनुल हक वो टेंडर पाता था, तो कहीं पे कोई मनीदीपा एंटरप्राइज टोल टैक्स वो टेंडर पाता था। लेकिन किस वजह से टोल टैक्स? क्योंकि जो गाड़ी रास्ते पे चलती है, सड़कों पर चलती है, वो तो पहले से रोड टैक्स देती है। और अगर कोई टोल देना है तो वो स्टेट हाईवे का अगर टोल हो तो उसका तो नाका अलग से है, नेशनल हाईवे का टोल अलग से है। लेकिन जिलावारी हर अगर म्युनिसिपैलिटी बॉडीज जो इलाके हैं वहां पर अगर हर गली हर नुक्कड़ में अगर आप एक ड्रॉप गेट बिठा देंगे, एक बम्बू लगा देंगे, एक गुमटी कर देंगे, एक छोटा सा घर कर देंगे और वहां पे एक रेड चार्ट खड़ा कर देंगे, तो ये कहाँ का इंसाफ होगा? यही कहना था सबका। ये क्या व्यवस्था है जो सारे देश में कहीं पे ये व्यवस्था नहीं है, वो बंगाल में ऐसा व्यवस्था क्यों है? और एक एक गाड़ी का कहीं पे 100, कहीं पे 200, कहीं पर 1000, किस बात की ये टोल लिया जा रहा है? ये 1000 रुपया लेकर क्या डेवलपमेंट होगा? ये हर गाड़ी से अगर टोल लिया जाता है, अगर नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे टोल लेते हैं, तो इसका मतलब है जो सड़कों का जो मेंटेनेंस होता है वो देखभाल करते हैं। तो फिर जो म्युनिसिपैलिटी बॉडीज हैं जो वहां पर ये पैसे लेकर वो कौन सी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, कौन सी विकास की बात करना चाहते हैं, ये सवाल था। ये सवाल को लेकर जब यहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार थी तब हम सभी पूरे सभा में म्युनिसिपैलिटीज बॉडीज में ऐसे व्यवस्था था, वहां पे गए थे, बात किए थे, लेकिन किसी का पास कोई जवाब नहीं था, सही जवाब नहीं था। वो कहता था कि ये चला है, ये व्यवस्था है, और कहीं ना कहीं जाके कोई तो कहते हैं हमें पता भी नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है। और जिस बंदे के नाम उस पर्ची में लिखा हुआ था उनके लोग कहते थे कि दादा का सब सेटिंग है। तो ये सेटिंग किसके साथ है? तो इसी के चलते भाजपा का ये आरोप था, असल में ये सेटिंग कालीघाट के साथ है। इस टोल टैक्स से जो पैसा बरामद होता है, मानो के रोज एक रास्ते से 300-400 ट्रक जा रहे हैं और भी व्हीकल्स जा रहे हैं, सबके पास से पैसे ले जा रहे हैं, 60 रुपया 100 रुपया, तो एक एक दिन में कई लाखों का कमाई है। तो महीने का आप हिसाब जोड़िएगा तो करोड़ों का, साल का तो आप समझ ही सकते हैं कितना शुभेंदु सरकार बड़े एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। अवैध हथियारों की धरपकड़ को लेकर एक मुहिम शुरू होने जा रही है अगले ही हफ्ते। तो बड़े परिवर्तन पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहे हैं जमीन पर। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ पूरी जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित। 12वीं में 85.20% छात्र पास हुए हैं। लड़कों के मुकाबले एक बार फिर लड़कियों ने ही बाजी मारी है। 12वीं में 88.86% लड़कियां पास हुई हैं। ये रिजल्ट बता रहा है कि एक बार फिर लड़कियों ने ही लड़कों के मुकाबले उत्तीर्ण हुई हैं। सीबीएसई के एग्जाम्स में एक बार फिर टॉप करती ज्यादा लड़कियां दिखाई दे रही हैं।
लड़कियों ने 12वीं के एग्जाम्स में 88.86% लड़कियां पास हुई हैं। वहीं अगर 12वीं में लड़कों की अगर हम प्रतिशत को देखें तो ये 85.20% छात्र पास हुए हैं, जिसमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है। 12वीं के रिजल्ट आ गए हैं। लंबी परीक्षा के बाद लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों ने लड़कियों के मुकाबले बाजी मारी है। 12वीं के रिजल्ट्स बाहर आ गए हैं। 88% लड़कियां पास हुई हैं, तो वहीं लड़कों की अगर हम बात करें तो लड़के 82% पास हुए हैं। कुल 85.20% छात्रों ने 12वीं पास की है। निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, बड़ी खबर क्या यही माने कि एक बार फिर लड़कियों ने ही लड़कों के मुकाबले बाजी मारी है? जी ऋतु, देखिए केवल इसी बार की बात नहीं है। हर साल जो परिणाम आते हैं सीबीएसई की, चाहे कक्षा 10वीं के परिणाम हो या कक्षा 12वीं के परिणाम हो, तो हर साल हमें यही देखने को मिलता है कि लड़कियों का जो पास परसेंटेज है वो लड़कों के मुकाबले बेहतर रहता है। ये पिछले कई सालों से हम यही ट्रेंड देख रहे हैं। इस बार जो सीबीएसई की 12वीं की जो परीक्षा के परिणाम है उसमें भी लड़कियों के पास परसेंटेज और लड़कों के पास परसेंटेज में करीब 3% से अधिक का फर्क है। जहां लड़कियों का पास परसेंटेज 88.39% है, वही लड़कों का पास परसेंटेज जो है वो 85.20% है। तो क्लियरली ये माना जा सकता है कि लड़कियों का प्रदर्शन जो है लड़कों के मुकाबले काफी बेहतर रहा है। तो और अगर रीजन वाइज बात करें, जोन वाइज बात करें, तो त्रिवेंद्रम जोन के छात्रों का जो परसेंटेज है वो सबसे बेहतर रहा है इस बार। त्रिवेंद्रम जोन के 95.62% छात्र परीक्षा में सफल रहे। वही दूसरे नंबर पर चेन्नई जोन के छात्रों का प्रदर्शन रहा है, जहां के 93.84%। तीसरे नंबर पर बेंगलोर है, जहां के 93.19% सफल हुए हैं। तो पिछले साल के मुकाबले हालांकि इस साल जो पास करने वाले छात्रों की संख्या में 3% की गिरावट दर्ज की है। 2025 में 88.39% छात्र सफल हुए थे परीक्षा में, और इस साल 2026 में 85.20% छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं। तो पिछले साल के मुकाबले इस बार पास होने वाले छात्रों की संख्या में करीब 3% की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं अगर बात करें सरकारी विद्यालयों का प्रदर्शन जो है इस बार भी जो निजी स्कूलों के छात्रों के मुकाबले बेहतर रहा है। केंद्रीय विद्यालय के 98.55% छात्र, सबसे अच्छा जो प्रदर्शन रहा है इस बार 12वीं की कक्षा में वो केंद्रीय विद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन रहा है। 98.5% छात्र केंद्रीय विद्यालयों के सफल हुए हैं, और जवाहर नवोदय विद्यालय के 98.47% छात्र सफल हुए हैं। तो जो 10वीं की परीक्षा में भी हमने देखा था कि केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा था, और इस बार 12वीं में भी ऐसा ही रहा है। तो साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं जो सरकारी स्कूल हैं, जो केंद्र सरकार के जो स्कूल हैं, उनका प्रदर्शन हर बार की तरह इस बार भी काफी बेहतर रहा है निजी स्कूलों के मुकाबले। और वहीं अगर बात करें कि कितने बच्चों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं 12वीं की परीक्षा में, तो 94,028 छात्र, 94,000 से अधिक छात्र जो हैं वो इस बार उनको 90% से अधिक अंक हासिल हुए हैं। मतलब कि 5.32% छात्र जो हैं उनको 90% से अधिक अंक हासिल हुए हैं। वहीं 95% से ऊपर अंक हासिल करने वाले छात्रों की संख्या 17,113 है। मतलब कुल छात्रों के 0.97% छात्रों को 95% से अधिक अंक हासिल हुए हैं। तो अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो कक्षा 12वीं के जो परिणाम के जो हाइलाइट्स हैं उनमें यह है कि लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों के मुकाबले बेहतर रहा है, और सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। दक्षिण के राज्यों में अगर जोन में बात करें तो जी, और देशों के मुकाबले दक्षिण के राज्यों का भी रिजल्ट बेहतर रहा है। लेकिन चिंता की बड़ी बात यह है कि 3% की गिरावट छात्रों के पास होने में दिखाई दे रही है। जो पिछले साल 88 थी, इस बार 85 है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। और तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने बुधवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। सरकार को कांग्रेस, वीसीके और एसपी वेणुमणि एवं सीवी
षणमुगम के नेतृत्व वाले अन्नाद्रमुक के बागी गुट का समर्थन मिला है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही मुख्यमंत्री विजय ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर सभी दलों के विधायकों ने चर्चा में भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने मतों के विभाजन के बाद परिणामों की घोषणा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 144 विधायकों ने मतदान किया है, जबकि 22 विधायकों ने इसका विरोध किया। मुख्य विपक्षी डीएमके ने मतदान से पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया। विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विजय ने विपक्ष द्वारा लगाए गए विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहेगी और पिछली सरकारों द्वारा शुरू की गई जनहितकारी योजनाओं को जारी रखेगी। पुडुचेरी में एन रंगासामी ने आज 5वीं बार राज्य के सीएम पद की शपथ ली। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने एन रंगासामी को लोक भवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। एन रंगासामी ने 5वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ AINRC के मल्लाडी कृष्णा राव और भाजपा के ए नमशिवायम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। 4 मई को आए पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के परिणामों में रंगासामी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 30 में से 16 सीटें मिली थी। बिहार में सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 19 फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम की अध्यक्षता में ये पहली बैठक थी। सम्राट चौधरी ने महंगाई भत्ता में वृद्धि करके सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त विभाग ने डीए को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। यह फैसला 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। साथ ही बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन 2026 को भी स्वीकृति दी गई। बैठक में उच्च शिक्षा को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के महाविद्यालयों में 132 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। वहीं बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के गठन और इसके लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। इसके अलावा विभागीय सॉफ्टवेयर वेटमिस एप्लीकेशन के AMC नवीनीकरण के लिए 4.31 करोड़ रुपए की मंजूरी और वित्तीय वर्ष 2026-27 में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक ऋण उगाही की स्वीकृति भी कैबिनेट में दी गई। बैठक में पटना के बिहटा में डेयरी प्लांट लगाने के लिए करीब 97 करोड़ रुपए के निजी निवेश को मंजूरी मिली है। इस परियोजना से लगभग 170 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है। उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना में संशोधन पर MSME विकास योजना को मंजूरी दी गई। वित्त विभाग के अगले 3 एजेंडा थे पंचम, षष्ठम एवं सप्तम वेतनमान में वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के सरकारी सेवकों एवं पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता एवं राहत के दर में वृद्धि की गई। पंचम वेतनमान वाले में 474% से बढ़ाकर 483% महंगाई भत्ता कर दिया गया। षष्ठम के मामले में 257% के स्थान पर 262% और सप्तम वेतनमान के मामले में 58% के स्थान पर 60% महंगाई राहत का भुगतान की स्वीकृति दी गई। जहां एनडीए शासित 4 प्रदेशों में नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, वहीं केरलम में अभी तक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की जीत के बावजूद प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। जहां अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए बैठकों का दौर भी जारी है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व पार्टी कार्यकर्ताओं के निशाने पर है। इसकी तस्वीर वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर दिखी। कांग्रेस दफ्तर के बाहर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए लिखा है कि दोबारा वायनाड से जीत हासिल नहीं होगी और केरलम के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे।
और मिड प्राइम में अब खेल की खबरों के लिए जुड़ गई हैं हमारे साथ सुचित्रा जी। खबरें क्या हैं सुचित्रा खेल से, जगत से? तो शुरुआत करते हैं बैडमिंटन के साथ। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने थाईलैंड ओपन में विजयी शुरुआत की है। राउंड ऑफ 32 में सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग सियू तोंग को 21-9, 21-12 से मात दी। वहीं पूर्व विश्व चैंपियनशिप रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत ने थाईलैंड ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पहले दौर में श्रीकांत ने बड़ा उलटफेर करते हुए सिंगापुर के 8वीं वरीयता प्राप्त लो कीन यू को 21-14, 21-15 से मात दी। बात करते हैं मुक्केबाजी की। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में जारी एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य फोगाट ने अंडर 17 वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है। लक्ष्य ने 75 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया के सी यूंग मिंग को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे भारत के 4 अन्य मुक्केबाजों को सेमीफाइनल में हार के साथ कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स रायपुर में आमने सामने होंगे। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर चल रही आरसीबी की नजर जीत के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने पर रहेगी। वहीं केकेआर के लिए ये मुकाबला करो या मरो का माना जा रहा है। पिछले कुछ मुकाबलों में आरसीबी की बल्लेबाजी लय में नजर नहीं आई है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले मैच में टीम को 167 रन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। उस मैच में कृणाल पांड्या की जिम्मेदारी वाली पारी और अंतिम ओवर में भुवनेश्वर कुमार के छक्के ने टीम को जीत दिलाई थी। ऐसे में आरसीबी का टीम प्रबंधन नहीं चाहेगा कि उसकी बल्लेबाजी एक बार फिर दबाव में बिखरे। केकेआर की ताकत इस समय उसकी गेंदबाजी मानी जा रही है। शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद टीम ने लगातार 4 जीत दर्ज कर वापसी की है। सुनील नरीन और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन जोड़ी विरोधी बल्लेबाजों के लिए लगातार परेशानी खड़ी कर रही है। बात कल खेले गए मैच की। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की मदद से गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 14.5 ओवर में 86 रन पर ही ऑल आउट हो गई। हैदराबाद का आईपीएल में ये न्यूनतम स्कोर है। गुजरात की आईपीएल में रनों के लिहाज से ये सबसे बड़ी जीत है। इस जीत के साथ ही गुजरात की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है और उसने प्लेऑफ के लिए अपना दावा बेहद मजबूत कर लिया है। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें। वापस चलते हैं ऋतु के पास। धन्यवाद सुचित्रा इन तमाम खबरों के लिए। और रूस ने मंगलवार को RS-28 सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का सफल परीक्षण करने का दावा किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ये मिसाइल 2026 के अंत तक रूस की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स में शामिल कर दी जाएगी। वहीं पुतिन ने RS-28 सरमत को दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणाली बताते हुए कहा कि ये लंबी दूरी तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। गौरतलब है कि रूस ने पहले दावा किया था कि यह मिसाइल 2022 तक सेवा में आ जाएगी, लेकिन इसकी तैनाती में देरी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल लगभग 35 मीटर लंबी और 200 टन से ज्यादा वजनी है। इसकी मारक क्षमता करीब 18,000 किलोमीटर तक बताई जाती है, जबकि रूस का दावा है कि ये विशेष उड़ान तकनीक के जरिए इससे भी ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। मिसाइल कई परमाणु वॉरहेड्स एक साथ ले जाने में सक्षम भी है, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी लॉन्च कर सकती है। रूस का दावा है कि मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में सक्षम नहीं है। बांग्लादेश में खसरे का संकट गहरा गया है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार बांग्लादेश में खसरे का बढ़ता प्रकोप पिछले 24 घंटों में 9 और लोगों की जान ले चुका है, जिससे खसरे के मामलों और खसरे से जुड़े लक्षणों के कारण मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 424 हो गई है। सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे के बीच दर्ज की गई हालिया मौतों में से 3 मामले खसरे के थे, जबकि 6 बच्चों की मौत खसरे जैसे लक्षणों से हुई। DGHS ने बताया है कि तीनों मौतों की रिपोर्ट ढाका संभाग से मिली है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसी अवधि के दौरान खसरे के 87 नए मामले और 1105 नए संदिग्ध संक्रमण भी दर्ज किए।
15 मार्च से अब तक बांग्लादेश में देश भर में खसरे के 7,024 मामले और 51,567 संदिग्ध संक्रमणों की रिपोर्ट मिली है। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।